हेलो डियर बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्य एकेडमी में वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th लेवल का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेसिकली ये चैप्टर क्लास 10th के लेवल पे बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, इंफॉर्मेशन लेवल का चैप्टर है। हमें सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंफॉर्मेशन लेना है यहाँ पे और कार्बन को स्टडी करना है। कार्बन जो कि एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, इस एलिमेंट की बहुत सारी खासियत होती है जो कि हमें क्लास 10th के लेवल पे छोटा सा एक इंफॉर्मेशन लेना है। कार्बन है क्या, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन कितने तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन हमें अभी कार्बन के ऊपर मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो कंटिन्यू देखें, पूरा देखिए। जब तक ये लेक्चर पूरा ख़त्म नहीं हो जाता आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा आपका जो बेसिक लेवल है, कॉन्सेप्ट का जो बेसिक लेवल है वो आपका पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा, आगे चल के जब आप क्लास 11th में जाएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप सीखने जाएंगे वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं आपको। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक वर्ड को आप नोट करिए। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे जब भी आप इस वीडियो को देखिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है वो ज़रूर कॉपी पे नोट करिए। जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये वीडियो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर है तो इसमें इंफॉर्मेशन कम है या नॉलेज इसमें कम है। आप जैसे टीचर के साथ पढ़ते हो क्लास में, जस्ट लाइक वैसे ही है और उससे भी बेहतर ये वीडियो बना हुआ है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आप अपने बोर्ड में इस चैप्टर से क्रैक कर सकते हो, इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो और मेरी मानो तो 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर में। यानी 100% का ये गारंटी है कि आप सारे बच्चे 100% यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दूसरा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और वीडियोस आपको मिलने वाला है। आपको बेसिक लेवल, जैसे आप 10th क्लास में हैं, आपको 10th क्लास के सारे वीडियोस मिलेंगे, PDF मिलेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा आपको। क्लास 11th 12th का भी वीडियो आपको मिलने वाला है और पहले से इस चैनल के ऊपर कई सारे वीडियोस हैं, आप उसको देखिए। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं, आप उसको देखिए। IIT मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस हैं, आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। और कंटिन्यू आपके अभी से लेके आगे तक की पढ़ाई की जिम्मेवारी अब हमारे ऊपर है। इस पेंडेमिक में वीडियोस के माध्यम से हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, बेल आइकन को नहीं दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशन वीडियोस का नहीं मिल पाएगा। तो आप इस वीडियो को पहली चीज़ सब्सक्राइब करिए और जितने फ्रेंड्स हैं उनको आप इसको शेयर कीजिए। जब तक आप इसको शेयर नहीं करेंगे तब तक आप ये समझ लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक है वो इन्फॉर्मेशन अगर मैं बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहता हूं तो वो सिर्फ आपके माध्यम से हो सकता है। आप जब तक इस वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में हैं, पेंडेमिक की वजह से टीचर के पास नहीं जा सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप उन सारे बच्चों को बोलिए वो भी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज का एक लेक्चर शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर का नाम यहाँ पे मैं लिख दूँ। द चैप्टर नेम इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंपाउंड। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कई सारे इन्फॉर्मेशंस इसमें दिए गए हैं जो कि क्लास 11th में भी काफ़ी काम आएगा आपको। बेसिक चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 11th का ये चैप्टर है, तो उस चैप्टर के लिए ये बेसिक है। आप 11th क्लास के बच्चे हैं तो वो भी आप इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जो भी क्लास 11th में है। और इसमें कार्बन के बारे में, कार्बन
को हम लोग बहुत ही डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कार्बन के बारे में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्बन। चलिए, कार्बन के बारे में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट कार्बन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला कि कार्बन क्या है। तो कार्बन चूंकि एक नॉन मेटल है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। प्रेजेंट इन, जो कि प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन 14th ग्रुप का रहने वाला ये एलिमेंट है। एंड सेकेंड पीरियड, ठीक है। कार्बन कहाँ पे है। तो देखो, कार्बन एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप में है और सेकेंड पीरियड में है। देखो, फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम्स होते हैं। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो सेकेंड पीरियड में कई सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और यहाँ पे नियॉन हो गया। तो देखो, लिथियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, बेरिलियम बिलोंग्स टू, ठीक है, सेकेंड ग्रुप, एंड बोरन बिलोंग्स टू 13th ग्रुप। तो थर्ड से लेके 12th तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। फिर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये 14th ग्रुप है, ये आपके 15th है, ये आपके 16th हो गए, ये 17th हो गए और ये 18th ग्रुप हो गए, जो कि नोबल गैस फैमिली है इसमें, है ना। तो आप कार्बन को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। तो कार्बन जो है वो 14th ग्रुप का एलिमेंट है और ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का ये एलिमेंट हुआ, है ना। तो कार्बन एक्चुअली में क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि 14th ग्रुप और सेकेंड पीरियड का ये एलिमेंट है। तो पहला इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। दूसरा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, इट इज अ वर्सिटाइल एलिमेंट। ये बहुत ही वर्सिटाइल एलिमेंट है, मतलब इसका यूजेस, इसके प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये बहुत सारा काम करता है, यानी कि वर्सिटाइल नेचर का ही है, ठीक है। अलग अलग फील्ड में काम करता है ये, हर जगह, दुनिया के हर जगह में ये पाया जाता है, नेचर में हर जगह पाया जाता है ना। तो देखते हैं, देखिए, कार्बन जो होता है एक्चुअली ये वर्सिटाइल एलिमेंट है। तो कार्बन जो है, कार्बन, ठीक है, कार्बन इज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ऑफ कोल, नेचुरल गैस, LPG गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CO2, फिर ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज, प्लास्टिक एक्सेट्रा। मतलब हम लोग जितनी भी चीज़ों को अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। इसीलिए कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है। बेसिकली कार्बन जो पाया जाता है वो नेचर में पाया जाता है। जैसे नेचर से हमें प्लांट्स और एनिमल, है ना, नेचर में क्या है, या तो प्लांट्स है या तो एनिमल है, तो इन दोनों से हमें कार्बन ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। और देखा जाए तो अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में अगर देखा जाए कि ये अर्थ क्रस्ट में ओनली 0.02% ही पाया जाता है ना। 0.02% कार्बन इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में क्या है कि ये 0.02% ही पाया जाता है ना। जैसे आप मान के चलो कि कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, यहाँ पे भी आप देखिए कार्बन है ना। तो मिनरल्स में भी आप देखिएगा तो कार्बन यहाँ पे पाया जाता है, कोल में भी। तो ये सब मिला के आप चेक करिएगा तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली 0.02% ही कार्बन पाया जाता है। आप जब अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको कार्बन का परसेंटेज जो आपको आएगा वो 0.02% ही सिर्फ होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हुआ कार्बन का सी नंबर में कि अर्थ क्रस्ट में ओनली एंड 0.02% कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कार्बन एक्चुअली जो है, कार्बन इज फाउंड एज फर्स्ट फ्री स्टेट,
कार्बन दो तरीके से पाया जाता है ना, फ्री स्टेट। एक तो हमारा हो गया फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में कौन कौन सा हो सकता है, तो देखो फ्री स्टेट में आपका ग्रेफाइट हो सकता है, तो ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, ठीक है। डायमंड एक्चुअली ये कार्बन का ही बना है, ठीक है, डायमंड भी कार्बन का बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना है, ठीक है ना। कोल देखो ये भी कार्बन है। तो ये सब जितने भी हैं ये सब फ्री स्टेट में पाए जाने वाले एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। कार्बन चूंकि डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जा सकता है, तो इसमें एक ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है, कोल भी है, और एक एक्चुअली में कंबाइन स्टेट होता है, ठीक है, फ्री स्टेट, और दूसरा क्या है तो फ्री स्टेट में कौन कौन से होंगे, फ्री स्टेट में होंगे ग्रेफाइट, डायमंड एंड कोल। अब मैं बात करूंगा कंबाइन स्टेट में। तो देखो कंबाइन स्टेट में कार्बन लाइमस्टोन के फॉर्म में पाया जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में पाया जा सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में पाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन आपको दिखेंगे वो सारे कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड स्टेट में होते हैं ना, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होगा, इन सभी में कार्बन एज अ मेजर एलिमेंट आपको प्रेजेंट होता है। ये सब बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हमारा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हुआ कार्बन को लेके, ठीक है, कार्बन क्या है और ये एक्चुअली में कहाँ पाया जाता है। कुछ और चीज़ों को मैं आपको बताना, देखिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन कार्बन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। कार्बन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, चाहे हमारे बोन्स हों, ठीक है, उसमें कार्बन बेसिकली प्रेजेंट होता है। और चूंकि ड्यू टू इट्स वर्सेटिलिटी, है ना, ड्यू टू इट्स वर्सेटिलिटी कार्बन इज स्टडीड इन सेपरेट branch of chemistry called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन चूंकि इतना ज़्यादा वर्सेटाइल होता है कि इसको अलग ब्रांच में पढ़ने की आवश्यकता होती है ना, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जो वर्ड है ये बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड है ना, बहुत ही शुद्ध चीज़ों को, या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ों को, है ना, जो कि हमें डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होता है, वैसी चीज़ों के अंदर कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन की वर्सिटिलिटी के वजह से कार्बन को हम एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में डील करते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो हायर क्लास में बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से हमें ये चैप्टर को स्टडी करना है, पढ़ना है। तो चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन के ऊपर, ठीक है। नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट बॉन्डिंग इन कार्बन। तो चलिए हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग कार्बन के अंदर कैसा होता है। तो देखो, कार्बन एक्चुअली क्या है उसको समझना है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना। तो इसको हम अगर कन्फिग्रेशन इसका हम लिखना चाहें तो 2n4 होता है, और आउटर मोस्ट सेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल हो गया, ठीक है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये हमारा न्यूक्लियस है कार्बन का, और ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया K शेल, और ये हमारा सेकंड शेल हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेल में कितने एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और सेकंड वाले में 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करेंगे कि कार्बन किस तरह की बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है ना। तो कार्बन याद रखेंगे यहाँ पे कि कार्बन जो फॉर्म करेगा, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, तो याद रखिएगा कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी कि कार्बन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। कार्बन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विथ अदर एलिमेंट्स, है ना, कुछ और एलिमेंट के साथ ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कार्बन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो
कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको ये बेसिकली शेयर करता है, ठीक है, और शेयर करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो आफ्टर शेयरिंग होता है, मतलब शेयर करता है वो। ऐसा क्यों करता है, शेयरिंग क्यों होता है, उसको समझने का कोशिश करना है हमें, ठीक है। देखिए कार्बन एक्चुअली क्या है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन क्या कर सकता है, देखो कार्बन या तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और कार्बन के ऊपर 4+ बना ले, ठीक है, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और ये क्या बना ले, कार्बन पे 4- बना ले। लेकिन ये दोनों केसेस है ना, दीज केसेस आर नॉट पॉसिबल, दीज केसेस आर नॉट पॉसिबल, ये केसेस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो अगर कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस के थ्रू बंधे होते हैं, ठीक है, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाता है। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी स्ट्रांगली बाइंड करके रखता है, न्यूक्लियस उसको काफ़ी ज़्यादा बाइंड करके रखता है, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं जा पाता है ना। इस वजह से ये कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर पाता। अगर देखा जाए तो कार्बन को बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देना पड़ेगा, तो कार्बन के अंदर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और यहाँ चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के न्यूक्लियस, 6 प्रोटॉन कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर है। तो अगर कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होगा तो इट इज़ नॉट वेरी इजी टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स बाय द कार्बन एटम। तो कार्बन एटम को ये 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से पहले से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बांध कर नहीं रख सकता है। ये इजी टास्क नहीं है कार्बन के लिए, ठीक है। इसका मतलब कि ना ही ये कटायन बन सकता है और ना ही ये एनायन बन सकता है। तो इट इज़ वेरी टफ टास्क फॉर द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन टू होल्ड दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लूज by carbon atom because there are lots of energy required for removal of electron from the carbon atom, ठीक है। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो देखो फेवरेबल कंडीशन यही है, देखो फेवरेबल कंडीशन क्या है तो उसको हम समझते हैं कि फेवरेबल कंडीशन यही है कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले, है ना। तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे मीथेन का एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। मीथेन कैसे बनेगा मीथेन, तो देखो इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया है, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। अब होता क्या है कि जैसे ये आपका कार्बन है, तो कार्बन तो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, अपने वैलेंस सेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्वायर करना चाहता है, लेकिन हाइड्रोजन तो ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, तो ये क्या पूरा करेगा, ये डुएट पूरा करता है ना। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक लेकर ये डुएट पूरा कर लेगा। इस एरिया में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इस एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस एरिया में देखिए, इस एरिया में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और इस एरिया में भी आप चेक करिएगा तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ने, सारे हाइड्रोजन मिलकर ये अपना डुएट पूरा कर लिया। अब कार्बन के पास ये मौका है कि ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो आपका मीथेन का फॉर्मेशन हुआ, एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ना लॉस हुआ ना गेन हुआ। एक्चुअली में मीथेन का जो फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के वजह से हुआ है, ठीक है। और दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड मीथेन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, है ना। तो मीथेन में कार्बन एक 3D टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसमें जो आपका 2 बॉन्ड होता है, ये 2 बॉन्ड आप देखिए, यहाँ पे 2 बॉन्ड आप देखिए, एक हमारा जो है वो डैश लाइन है, इसको हम लोग डैश लाइन बोलते हैं, और इसे हम लोग वेज लाइन बोलते हैं, वेज। तो वेज एंड डैश और बाकी दोनों हमारे प्लेन पे होते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना। जैसे आपका मीथेन है ना, मीथेन में 2 बॉन्ड जो होता है ऑन द प्लेन होता है, ऑन द प्लेन। जैसे ये हमारा बोर्ड प्लेन है, आपका लैपटॉप प्लेन है, तो ये आपका बोर्ड प्लेन पे हुआ,
और ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे वेज वाला जो बॉन्ड है ना, तो वेज वाला बॉन्ड टुवर्ड द व्यूअर है, यानी अप द प्लेन है, अप द प्लेन है। और ये जो आपका डैश वाला लाइन है ये आपका बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। जैसे मैं मान लो इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इस बोर्ड के अंदर चला गया जो एक बॉन्ड है वो आपका डैश वाला है। इस बॉन्ड के बाहर आपको आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, वो बॉन्ड आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है, दैट इज वेज बॉन्ड है ना। और जो आपसे दूर जाता हुआ दिख रहा है वो आपका बिलो द प्लेन हो गया, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये दोनों कहाँ पे है, ये दोनों बोर्ड प्लेन पे, ये हमारा बोर्ड है ना, ये बोर्ड प्लेन पे ही होगा। तो इस तरह से कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज़ कि इन सभी कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है, देखो ये जो आपका एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, थीटा, ये है 109.5 डिग्री, है ना। तो ये आपका जो एंगल है 109.5 डिग्री का यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल बॉन्ड्स जो हैं वो। चलिए नेक्स्ट हमारा एक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है। कार्बन shows the property of catenation, and what is the meaning of catenation? तो देखो catenation का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट का ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी मदद से कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट अपने जैसे कई सारे एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है ना, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कार्बन है, कार्बन का बॉन्ड एनर्जी काफ़ी हाई होता है, बॉन्ड एनर्जी इज़ वेरी हाई। पहला तो ये समझ लीजिए कि कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत हाई है। अब जैसे मान के चलिए कि अगर कार्बन का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो क्या होगा कि मान लीजिए कि इस कार्बन ने एक दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइन किया, ठीक है, कनेक्ट हुआ, तो इस कार्बन के पास भी उतना ही बॉन्ड एनर्जी है जिससे कि दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट हो सकता है। इस कार्बन के पास भी उतना ही बॉन्ड एनर्जी है जिससे और कार्बन के साथ ये कनेक्ट हो सकता है। इस तरह से कार्बन अपने जैसे कई सारे कार्बन के साथ यहाँ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि एक तो आपने समझ लिया कि कार्बन अपने जैसे कई सारे एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन कर सकता है। दूसरा कार्बन का एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ठीक है। तो देखिए कार्बन टेट्रावैलेंट का मतलब क्या हुआ कि देखो एक तो इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी काफ़ी हाई होता है जिससे कि ये लंबे लंबे चेन्स का फॉर्मेशन कर सकता है, बहुत सारा चेन्स बना सकता है, इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रेट चेन बना सकता है। अब कार्बन चूंकि टेट्रावैलेंट है तो इसके बॉन्ड इधर से भी खुलेंगे, 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 इधर से भी खुलेंगे, इधर से जुड़ गया है, इधर से भी जुड़ गया है। तो सभी कार्बन जो है ये ऐसे ऐसे यहाँ से हर जगह से खुल सकता है, यानी चारों तरफ से खुल सकता है। अगर ऐसा कंडीशन कार्बन के साथ होता है तो ये और भी कार्बन के साथ ऐसे ये जुड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि कार्बन के पास टेंडेंसी होता है पहला कैटिनेशन का, जिससे कि वो और भी कई सारे कार्बन के साथ जुड़ सकता है, जिस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी कि ये टेट्रावैलेंट होता है, और टेट्रावैलेंट होने की वजह से इसके बॉन्ड्स चारों तरफ से खुलते हैं और चारों तरफ से इसके साथ कार्बन अटैच हो सकता है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और इस वजह से कार्बन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स का फॉर्मेशन कर सकता है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कार्बन कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन। कार्बन अलग अलग तरह के चेन्स का फॉर्मेशन कर सकता है। सबसे पहला कि कार्बन स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर, कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कॉर्बन अगर सीधे चेन में अगर ये कनेक्ट हो रहा है, बहुत सारे कार्बन एटम सीधे चेन में जा रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल चेन कहते हैं ना। स्ट्रेट चेन जाएगा। अभी देखो ये भी स्ट्रेट है, आप यहाँ याद रखिएगा अगर कहीं पे ऐसा कुछ हो जाए तो ये आप ध्यान रखेंगे दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट चेन, ये भी आपका स्ट्रेट ही चेन है, स्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले कार्बन से नीचे गया है, नहीं तो यहाँ ब्रांच इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये भी आपका स्ट्रेट चेन ही है। दूसरा देखो
दूसरा क्या है, सेकेंड नंबर ब्रांच्ड चेन, ठीक है, ब्रांच्ड चेन। ये सब कैटिनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंसी की वजह से हो रहा है, ठीक है, ब्रांच का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखो ब्रांच का कैसे फॉर्म कर रहा है, जैसे मान लीजिए कार्बन बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और यहाँ से कहीं बीच से किसी कार्बन से आपका दूसरा कार्बन जुड़ गया है ना, यहाँ से जुड़ गया, यहाँ से जुड़ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो ये आपका सिंपली क्या हम बोलेंगे, ब्रांच्ड चेन बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरा देखिए क्लोज्ड चेन, ठीक है, क्लोज्ड चेन। अब क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो कोई भी कार्बन है, अगर ये कार्बन, कोई बीच वाला कार्बन को हमने चारों तरफ से कार्बन से घेर दिया, दिस इज योर क्लोज्ड चेन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड चेन बोलते हैं, ठीक है, ये आपका क्लोज्ड चेन हो गया। या हम ऐसे कह सकते हैं इसको, देखो एक्चुअली ये ब्रांच भी कहलाएगा और क्लोज भी कहलाएगा, ब्रांच्ड भी कहलाएगा। और हमने यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ कार्बन क्लोज है, ठीक है। तो देखो एक क्लोज चेन का और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे मान लो कि कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने एक रिंग का फॉर्मेशन किया, ठीक है, यहाँ पे कार्बन, तीनों कार्बन मिलके एक रिंग बनाया, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग चेन बोलेंगे, है ना, रिंग चेन बोलेंगे, है ना, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। दूसरा एक एग्जांपल देख लो, दूसरा अगर मान लो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे जैसे 5 कार्बन ने क्या किया, एक रिंग बनाया, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ये भी आपका रिंग चेन है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइक्लो। तो आप कभी भी यहाँ पे अगर रिंग देख लीजिएगा तो आपको एक वर्ड यूज करना है साइक्लो, है ना, साइक्लो मतलब होता है रिंग, साइकिल, है ना, रिंग। तो साइक्लोप्रोपेन, ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना। क्लोज चेन यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो कार्बन क्लोज है, ठीक है। और अगर रिंग की बात होगी तो रिंग यहाँ पे जैसे कार्बन चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, तो वो आपकी रिंग हो गई। उसी तरह से अगर सिर्फ बॉन्ड से दिखाना चाहो तो आप यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। ये जो आपका कॉर्नर है ना, ये सब कार्बन होता है, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के सारे एलोट्रॉप्स को स्टडी करने वाले हैं अभी। देखो कैसे, देखिए तो सबसे पहला हमें यह समझना है कि व्हाट इज एलोट्रॉप, है ना। तो एलोट्रॉप्स कई सारे हैं। जब कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाएगा उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहेंगे, है ना। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है, different forms of carbon is called different forms of carbon compound। यहाँ पे कार्बन कंपाउंड कर लेते हैं। different forms of carbon compounds are called allotrophs। carbon compounds are called allotrophs। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। यानी कार्बन जब डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाएगा उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहेंगे। एंड द प्रॉपर्टी, यहाँ पे याद रखिएगा, एंड द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो कार्बन देखो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की मदद से कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है उन्हें हम एलोट्रॉपी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। अब जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में कौन कौन से हैं, एलोट्रॉप्स, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कितने सारे फॉर्म्स में पाए जाएंगे। तो कार्बन फॉर्म्स कौन से फॉर्म्स होते हैं, तो कार्बन ग्रेफाइट का फॉर्म्स भी हो सकता है जिसमें सिर्फ कार्बन होगा, नहीं, कार्बन का बना हुआ होता है ग्रेफाइट। दूसरा आपका डायमंड, ठीक है, डायमंड के अंदर भी कार्बन होता है। तीसरा देखो, तीसरा हमारा फुलरीन्स होता है, ठीक है, या बकमिंस्टर फुलरीन होता है, बकमिंस्टर फुलरीन्स, ठीक है। इसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, कार्बन के 60 एटम्स होते हैं जिसको हम लोग बकमिंस्टर फुलरीन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन्स
ये जितने भी हैं सारे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं, यानी कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये सब कैसे होंगे? ये सब फ्री स्टेट में पाए जाने वाले कंपाउंड्स होंगे, है ना, फ्री स्टेट्स। ये आपके फ्री स्टेट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहला हमारा डायमंड स्ट्रक्चर। देखो डायमंड के बारे में, डायमंड, ठीक है। तो देखिए डायमंड क्या है, तो देखो सबसे पहला जो हमारा एलोट्रॉप है वो हमारा है डायमंड, ठीक है। तो डायमंड क्या है? देखिए डायमंड में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि डायमंड क्या है। तो डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन हार्ड सॉलिड मास। डायमंड क्या है? तो डायमंड एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन हार्ड सॉलिड मास है एंड इसके अंदर ब्रिलियंस होता है, सॉलिड मास एंड हैव स्ट्रॉन्ग ब्रिलियंस, काफ़ी ज़्यादा चमक होता है ना, काफ़ी ज़्यादा लश्यर होता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा लश्यर होता है, बहुत ज़्यादा चमक होता है ना, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से डायमंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चमक होता है। दूसरा एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो डायमंड होता है वो एक्चुअली वेरी हार्ड मास है, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है एंड वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका बहुत ही हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसका मतलब कि लाइट जो ट्रैवल करेगा बहुत ही स्लो करेगा, है ना। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे काफ़ी स्लो हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी स्लो। और लाइट का स्पीड अगर मान लो डायमंड के अंदर काफ़ी स्लो रहेगा तो काफ़ी देर तक लाइट आपके डायमंड में रहता है ना। और जितना ज़्यादा देर तक डायमंड के अंदर लाइट अगर रहेगा उतना ही ज़्यादा डायमंड चमकेगा, उसके अंदर ब्रिलियंस होगा, है ना, उसके अंदर लस्ट्रस प्रॉपर्टी होगी। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा, है ना। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी स्लो। लाइट का स्पीड डायमंड के अंदर बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा देर तक आपका लाइट जो है वो डायमंड के अंदर रहेगा, डायमंड उतना ही ज़्यादा वो उसके अंदर ब्रिलियंस होता है, ठीक है। चलिए इतना तो हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं, दैट इज़ 2.42। तो इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 होता है, यानी कि नॉर्मल अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में अगर हम डायमंड के अंदर अगर देखा जाए तो 2.42 टाइम्स ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो एयर के रिस्पेक्ट में डायमंड में 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट डायमंड के अंदर स्लो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। डायमंड जो होता है, डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या है? तो डायमंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है ना। हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा डायमंड हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डायमंड हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगर आप डायमंड को काफ़ी स्ट्रांगली हीट करो, अगर आप हीट करिएगा, है ना, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के ये रिमूव हो जाएगा, लिविंग नो एस। यहाँ पे कोई भी आपको एस नहीं मिलता है ना। तो कार्बन, चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना होता है, इसलिए जब आप इसको स्ट्रांगली हीट कीजिएगा, ठीक है, तो ये आप कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस बात को भी आप खासा यहाँ पे ख्याल रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, देखिए डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है।
इसमें बहुत सारे कार्बन टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ये कार्बन है ना, यहाँ पे कई सारे कार्बन है, ये कार्बन टेट्राहेड्रल फॉर्म में इस तरह से जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी इस तरह का फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न होता है ना, इस तरह का पैटर्न होता है जिसमें ईच एंड एवरी कार्बन इज ज्वाइंट बाई 4 डिफरेंट कार्बन्स, है ना, 4 अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ आपका स्ट्रक्चर मिलेगा। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये आपका कोवलेंट नेटवर्क, कोवलेंट 3D नेटवर्क फॉर्म करता है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और 3D नेटवर्क, लाइक 3D नेटवर्क ये फॉर्म करता है यहाँ पे। और डायमंड के बारे में मैं आपको और बताऊं कि डायमंड जो होता है, डायमंड इज़ वेरी हार्ड एंड इज यूज्ड इन ग्राइंडिंग। ये ग्राइंडिंग में भी काम करता है, ग्राइंडिंग एंड कटिंग ग्लास, ठीक है। तो डायमंड का वर्सेटाइल यूज़ भी होता है ना, डायमंड को हम ग्राइंडिंग में, ग्लास को कट करने में, इन सब जगह पे हम यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज अप्रॉक्सीमेटली 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सोचो इतना ज़्यादा होता है ना मेल्टिंग पॉइंट डायमंड, मतलब 3500 डिग्री टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा तब जाके डायमंड जो है वो मेल्ट करता है ना। इसके अंदर ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा लशरस होता है, ये चमक होता है क्योंकि रिफ्लेक्शन की फिनोमेनन इसके अंदर होती है, लाइट काफ़ी देर तक इसके अंदर स्टे करता है। तो ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ कि मैंने आपको कहा था कि डायमंड जो है वो 3D नेटवर्क फॉर्म करता है और डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि डायमंड जो है वो, इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो चुके हैं और कोवलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होने की वजह से इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपको हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जिसके वजह से जो डायमंड है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं ग्रेफाइट के ऊपर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेफाइट। आइए देखते हैं ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट, तो चलिए देखिए ग्रेफाइट क्या होता है। तो ग्रेफाइट का यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ग्रेफाइट जो है वो एक्चुअली में ये हेक्सागनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, हेक्सागनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसका होता है, तो ये कार्बन का होता है। तो ये भी जो है कार्बन का बना हुआ होता है, लेकिन इसमें हेक्सागनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है तो वो मैं बना कर आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे ये कार्बन है, दिस इज योर कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, और ये हमारा हो गया फर्स्ट लेयर। दिस इज योर फर्स्ट लेयर, दिस इज योर फर्स्ट लेयर, ये आपका पहला लेयर हुआ। दूसरा देखिए कार्बन 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 कार्बन, और ये हुआ हमारा सेकेंड लेयर। और इसी तरह से यही पैटर्न आपका नीचे भी जाएगा और इधर लेफ्ट और राइट हर जगह जाता है। तो सेम इसी लेयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, इसके बीच में काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग लेयर होता है। क्यों स्लाइडिंग लेयर होता है, तो मान लीजिए कि इन दो लेयर्स के बीच में जो गैप होता है, सपोज करो ये गैप हमारा x है ना, x पिकोमीटर है सपोज करो, और दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, इसके बीच में जो गैप है आपका y है, और x का जो गैप, x का जो वैल्यू है डेट इज मोर ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन y,
है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब दो लेयर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से इन दोनों लेयर के बीच में वेरी वीक वान डेर वाल फोर्स होता है, वेरी वीक वान डेर वाल फोर्स होता है, वान डेर वाल फोर्स होता है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में वान डेर वाल फोर्स काफ़ी वीक होने की वजह से दे कैन स्लाइड फोर्स, दे कैन स्लाइड विथ ईच अदर, स्लाइड विथ ईच अदर, है ना, ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, है ना। तो स्लाइडिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से, वीक वान डेर वाल फोर्स होने की वजह से ये लुब्रिकेंट का भी काम करता है ना। तो यहाँ पे हम एक बात और लिखेंगे कि ड्यू टू वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो ड्यू टू वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, टू लेयर्स कैन स्लाइड विथ ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है कि दो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। एंड ड्यू टू दिस रीजन graphite is used as lubricants। तो याद रखिएगा यही रीज़न है जिसके वजह से ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स का काम कर सकता है ना, और ड्राई लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लेयर्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। जैसे जो हम अगर ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट हैव ग्रेफाइट हैव hexagonal geometry and each carbon is bonded by three other carbon and leaving one free electrons। यानी कि देखो यहाँ पे क्या है कि जो आपका कार्बन है, ठीक है, वो तीन और भी देखिए हर एक कार्बन को आप चेक करिए यहाँ पे, ईच कार्बन इज बॉन्डेड बाई 3 डिफरेंट कार्बन्स। यहाँ पे आप 3 कार्बन को देख सकते हैं। ईच कार्बन, हर एक कार्बन जो है वो 3 और भी कार्बन के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ सकते हो कि जब कार्बन 3 और भी कार्बन से अगर ये जुड़ा होगा तो इसके पास एक जो इलेक्ट्रॉन है, हर एक कार्बन पे जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रहेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बनाया नहीं है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन ने जब बॉन्ड नहीं बनाया तो वन यहाँ पे देखो, वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन ऑन ईच कार्बन। तो हर एक कार्बन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ रिमेन रहेगा। और दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। और यही एक रीज़न है जिसके वजह से जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हर एक कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन स्लाइड और मूव्स अलोंग द ऑल द लेयर्स ऑफ द कार्बन, जितने भी लेयर्स है कार्बन के, उन सभी कार्बन के लेयर्स के अंदर वो स्लाइड कर सकता है। और यही रिस्पॉन्सिबल है करंट को फ्लो कराने में, करंट को कंडक्ट कराने में। तो हम यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं कि वाई, देखो अगर क्वेश्चन पूछा गया वाई ग्रेफाइट is good conductor of electricity, good conductor of electricity, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं बिल्कुल
है ना, क्योंकि यहाँ पे ये डायग्राम बना के आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन ऑन ईच कार्बन एटम, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपका एक मेन रीजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमारा तीसरा नंबर का फ्लोरीन्स है, फ्लोरीन्स। ठीक है, और ये सबसे छोटा एलोट्रॉप्स होता है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 60 कार्बन्स होते हैं और एक बकी बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, बकी बॉल, सॉसर बॉल आप कह सकते हो यहाँ पे, सिंपल सॉसर बॉल, जैसे फुटबॉल होता है ना, उस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है ना। तो देखिए फ्लोरीन्स आपका कार्बन 60 का एक गोला होता है, बॉल होता है, जिसमें 2 टाइप्स के, है ना, देखो फ्लोरीन्स, इन फ्लोरीन्स 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स, या कार्बन रिंग कर लो, 2 टाइप्स ऑफ कार्बन रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, है ना, फ्यूज्ड टुगेदर, यानी कि 2 तरह के जो कार्बन के रिंग्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, मतलब एक साथ जुड़े होते हैं, है ना, मेकिंग C60। तो यहाँ पे क्या होगा, कितने तरह के कार्बन होंगे, रिंग्स होंगे, तो 2 तरह के रिंग्स होते हैं। एक रिंग आपका होता है यहाँ पे 6 मेंबर्ड, ठीक है, एक यहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं, तो 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, और दूसरे कितने होते हैं, दूसरे 5 मेंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ये आपका 5 मेंबर्ड है। अब आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि 6 मेंबर्ड रिंग्स कितने होते हैं और 5 मेंबर्ड रिंग कितने होते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं वो आपके 20 होते हैं, यानी कितने होते हैं, 26 मेंबर्ड रिंग होते हैं, और यहाँ पे 12 जो होता है वो 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं, और ये सब एक दूसरे के साथ फ्यूज रहता है, मतलब एक साथ जुड़ा होता है, और एक साथ जुड़ने की वजह से ये C60 मॉलिक्यूल, मतलब C60 स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है यहाँ पे, है ना। तो फ्लोरीन्स में 2 तरह के रिंग्स होते हैं, एक 5 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं और एक 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं। 20 जो आपके रिंग्स होते हैं वो 6 मेंबर्ड के होते हैं, और 12 जो रिंग्स होते हैं 12 रिंग्स होते हैं जो है वो 5 मेंबर्स के रिंग होते हैं, है ना। और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो फ्लोरीन्स होता है वो बेसिकली स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो फुटबॉल सॉसर बॉल टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज फ्लोरीन्स, ये आपका बेसिक फ्लोरीन्स होता है, और स्मॉलेस्ट आपका एलोट्रॉप्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 60 कार्बन पाए जाते हैं, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि ये जो है नाइदर वेरी हार्ड और नॉर वेरी सॉफ्ट, ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये हमने आपको बताया एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में, जिसमें कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, और जिसमें हमारा सबसे पहला ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, तीसरा फ्लोरीन्स। ग्रेफाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि 3D नेटवर्क होता है, जिसमें हर एक कार्बन जो है वो 4 और भी कार्बन से जुड़े होते हैं और एक 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसकी ब्रिलियंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू का मतलब होता है कि लाइट उतना ज़्यादा देर तक, है ना, जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ज़्यादा टाइम्स जो है वो लाइट उस डायमंड के अंदर स्टे कर सकता है ना, और इसकी वजह से ब्रिलियंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ब्रिलियंस तो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि डायमंड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरी चीज़ ग्रेफाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट के अंदर जो है वो शीट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और हर शीट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा, हर लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा, और ड्यू टू स्लाइडिंग प्रॉपर्टी ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट को हम लोग लुब्रिकेंट का भी काम कराते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि डायमंड जो है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागनल क्लोज्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हर एक कार्बन जो है वो और भी 3 कार्बन के साथ ज्वाइन करेंगे। इसमें 3 ही कोवलेंट बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, हर एक कार्बन के साथ, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ईच कार्बन रिमेन हो जाता है, मतलब वहीं रह जाता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है।
फिर मैंने आपको बताया फ्लोरीन्स के बारे में। फ्लोरीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बकी बॉल टाइप का होता है, सॉसर बॉल जिसको कह सकते हैं, जिसको फुटबॉल भी हम कह सकते हैं हिंदी में। तो फ्लोरीन्स में 2 तरह के रिंग्स होते हैं जो एक साथ फ्यूज़ होते हैं। एक तो हमारा 6 मेंबर्ड रिंग्स होता है जो 20 होते हैं, और 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं जो हमारा 12 होते हैं। तो 2 तरह के रिंग होते हैं जो कि आपस में ये फ्यूज़ होता है, ठीक है। 2 तरह के रिंग होते हैं और एक स्ट्रक्चर आपका फॉर्म करता है जिसको हम लोग फ्लोरीन्स कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन्स का बेसिकली जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और फ्लोरीन्स आपका ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक बार और देख लें वीडियो को और समझ लें, और इसमें कहीं भी कोई भी डाउट आता है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के ऊपर। तो कार्बन एंड कंपाउंड हमारा चल रहा है। पहले वीडियो में हमने आपको सारे एलोट्रॉप्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोकार्बन और नेमिंग के बारे में मैं आपको डिटेल डिस्कशन करूंगा, है ना। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।